हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को वार्न करते हैं कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है? एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो साडा काम ठीक हो जाना था। ये फवाद जैसे गधे लोगों का मुल्क नहीं। डॉक्टर भी कहते हैं मेडिकल कराएगा, इसके अंदर से गांधी निकल। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है। सरकारी अफसरान खातिर जमा रखिएगा, हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई। 4 लोग थे, आसिफ जरदारी इसके पीछे है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से, जो कि जुमेरात को लाहौर से उनको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले आपके इल्म है कि खान साहब की गिरफ्तारी की अफवाहें भी खूब गर्दिश कर रही थी। इसके साथ साथ इलेक्शंस कराने की तैयारियां हो रही हैं पंजाब और KPK में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, इसीलिए उन्होंने अपनी असम्बलियों को तहलील किया है। लेकिन उनका खदशा ये है, उनका डर ये है, उनका खौफ ये है कि शायद ये इलेक्शंस जो हैं इनको मुलतवी या डिले कराने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि कल मरीम नवाज पाकिस्तान वापस आ रही हैं, उनकी आमद है, जिसके हवाले से नून लीग जो है वो उनके वेलकम के लिए काफ़ी तैयारियां कर रही है। इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई, जिसने एक आम आदमी का जीना मुश्किल किया हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में उस पर भी बात हो। चूँकि पिछले 3 दिन में डॉलर ने जो परवाज़ अपनी दिखाई है, जो उड़ान दिखाई है, वो 32 या 33 रुपये का उसमें इजाफा हुआ है। और इस वक्त 261 या 62 के करीब डॉलर है। और ओपन मार्केट में डॉलर के क्या रेट हैं उसकी तो खैर बात ही ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हालात मुल्क के किस तरफ जा रहे हैं, इस पे बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं नाज बलोच, और हमें PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और अली गौहर बलोच साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। सर, जुमेरात को इस्लामाबाद पुलिस ने, आपके इल्म है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, तो सर ये क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत गिरने का इंतज़ार कर रहे थे? चूँकि आज खान साहब ने भी यही कहा है कि जो निगरां वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं आते ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है पारिस के जो फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ किया और कहा है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा। और इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसको ना सिर्फ गालियां देना उनका पुराना वतीरा है, जाहिर है उनकी वो मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं समझता हूँ कि उनका गमो गुस्सा जो है वो समझ में आता है। वो इसलिए कि फवाद चौधरी साहब को ये भी दुख है कि डस्का में वोट जब वो चोरी कर रहे थी PTI, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। और उसके बाद एक खान साहब ने कैंपेन चलाई जिस तरह से कि वो कैंपेन अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ चलाते हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से कि अपने ऊपर तनकीद करने वाले सहाफियों के खिलाफ भी चलाते हैं, जिस तरह से कि वो जुडिशली के लोगों के खिलाफ भी चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन को एक दफा फिर से फवाद चौधरी साहब ने जो है वो मतलब है कि गालियां दी, धमकियां दी। और ये कोई नई बात नहीं है, वो उन्होंने साफियों को शादी की तकारीब में थप्पड़ भी मारे। लेकिन काबिल जिक्र बात ये है पारिस, वैसे सर ये नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की धमकियां और इस तरह के बयान तो हम पहले भी सुन चुके हैं ना। आपको याद होगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की फैमिली को ही धमकी दे दी थी। फिर निहाल हाशमी साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, वो भी ना अहल हुए। जरा सच बताइएगा, क्या उनके बयानात, उनकी धमकियों के हवाले से भी आपको इतना ही अफसोस और इतना दुख है जितना आज फवाद चौधरी की इन धमकियों या इस बयान के हवाले से दुख हो रहा है? देखिए, बात दुख की नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम विक्टिमाइजेशन पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम तो खुद उसके मुतासरीन में शामिल हैं। और जो कुछ हमारी पार्टी के साथ और हमारी लीडरशिप के साथ हुआ या होता रहा है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, और वो दास्तानें मेरे ख्याल इस थोड़े वक्त में नहीं सुनाई जा सकती। दूसरी गुजारिश ये है कि जो काबिल जिक्र बात है कि फवाद चौधरी साहब, आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ सहाफ़ी और कुछ सियासतदान और कुछ एनालिस्ट बड़ी जी फवाद चौधरी साहब के साथ ज्यादती हुई और इस तरह की बातें कर। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो सहाफत का हक नहीं अदा कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब से जाती दोस्तियों का हक अदा कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं उनसे हट के एक सवाल आपसे कर रही हूं। ये वही लोग हैं, की तरफ से जी आप बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं
जब फवाद चौधरी साहब हुकूमत में थे और हुकूमत के नशे में धुत थे, तो वो जब मीडिया टॉक करते थे तो कहते थे फलां आदमी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, फलां आदमी को अंदर डाल दें, फलां आदमी को 2 साल के लिए डाल दें। ये तमाम रिकॉर्डिंग भी सुना दें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। उस वक्त ये तमाम लोग खामोश थे जिनका मैंने जिक्र किया है। आज ये चंद लोग चलिए, ये तो आपने उन लोगों की बात कर दी ना, वो लोग ही इसका बेहतर जवाब दे सकते। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमने फवाद चौधरी को जेल में नहीं डाला, ये तो जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से दरखास्त दी गई थी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि ये 124A की दिफा लगा दें, जो कि रियासत से बगावत की दिफा है ना। ये तो आप समझते हैं वाकई कि फवाद चौधरी ने रियासत से बगावत की है? मेरा ख्याल है कि आप ज्यादा मतलब है कि मुझसे इन मामलात को ज्यादा समझती हैं कि जो एप्लीकेंट है उसकी एप्लीकेशन के मुताबिक दफात लगती हैं, कि जो वो कंप्लेंट करता है उसके मुताबिक दफात लगती हैं। अली गौहर साहब, ये बगावत जो कुछ फवाद चौधरी ने कहा नामुनासिब है, नहीं कहना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को और उनकी जो खानदान है उनको कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बावजूद सच बताइए ना, क्या ये बगावत का मुकदमा है सर? उसके बावजूद नहीं बनता है। इलेक्शन कमीशन कोई रियासत तो नहीं है ना, वो तो रियासत का इदारा है। बगावत का मुकदमा कैसे बनता है इस पे? देखें मैं कोई मतलब है कि लॉ की दफात, मुझे तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ज़बानी नहीं याद, लेकिन एक सरकार में मुदाखलत की भी दफा होती है जो अक्सर सुना जाता है जब आप किसी सरकारी मुलाजिम को धमकी लगाएं। हाँ, अलबत्ता एक आपने जिक्र किया, हमारे कुछ नून लीग है जिसमें आपने वो कराची से हमारे सेनेटर उनका निहाल हाशमी साहब का जिक्र किया, इस तरह से किया। तो आपने देखा कि निहाल हाशमी साहब के साथ क्या हुआ था। हम तवक्को करते हैं कि फवाद चौधरी साहब के साथ भी वही कुछ हो जो तलाल चौधरी के साथ हुआ, जो निहाल हाशमी साहब के साथ हुआ, जो बाकी लोगों, चूंकि लेकिन ये तो लाडले लोग हैं ना, ये तो खातून जज को धमकियां लगा दे, फिर भी मैं इस पे आगे बात कर लेती हूँ। एक बात आपको लगता है कि मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखें बात ये है कि ये तो फिर एक हकीकत तो ये है कि खान साहब ने जिस तरह से और उनके हवारियों ने जिस तरह से 4.25 साल इस पाकिस्तान को लूटा है, जिस तरह से कानून शिकनियां की हैं, जिस तरह से लंबे वारदातें डाली हैं, तो मेरा ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उसके बगैर तो हम आगे जा भी नहीं सकते। और ये सियासी इंतकाम नहीं कहलाएगा। अगर हम आगे नहीं चलेंगे जिम्मेदारियों का तयन किए बगैर, तो फिर हम यही शिकार रहे हैं सर, क्योंकि इस मुल्क का और इस मुल्क की आवाम जो है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, उसकी तरफ तो किसी की भी तवज्जो नहीं है। पहली तवज्जो तो इसी पे होनी चाहिए थी ना। मैं आगे इस पे भी जरा बात करती हूँ। अंदलीब, आपके ख्याल में आप समझती हैं कि फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है ये असल में हुकूमत का सियासी इंतकाम है और विच हंटिंग हो रही है? शुक्रिया पारस। सबसे पहली तो बात यह है कि हुकूमत ने जो मुआशी कत्ल शुरू किया हुआ है और सियासी कत्ल भी शुरू किए हुए, ये दोनों आज आपने देखा है कि खूनो खून हो गई। आपकी बहुत ही नहीफ किस्म की जो इन्होंने मईशत कर दी हुई है। आप सोचें 34 रुपए 2 दिन में 34 रुपए पाकिस्तान की तारीख में इसके करीब भी कोई मिसाल नहीं। मैं चाह रही थी फवाद चौधरी पे पहले आप बात कर लें, चूंकि सागदार साहब ने सारा इल्जाम आपके ऊपर ही लगाया है उसका, तो पहले अगर आप फवाद चौधरी साहब की बात के ऊपर वो इसीलिए जवाब दे दें, फिर इस पे आते हैं, ये बहुत अहम है। मैं देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फवाद चौधरी ने क्या कहा। अगर फवाद चौधरी ने एक तनकीद की है एक इदारे पे, और आप देखें कि वो इदारा ऐसा है जो कि आज तक इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सका और कह रहा है कि जी हम नहीं कर सकते इलेक्शंस, और सुबह 5:45 बजे वो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मैं अपने नौकर के साथ बैठा हुआ था, मैंने देखा, मैं फुर्ती से उठा, मैं फ्लाई करके वहां पहुंच गया और SHO ने ड्रन किया और उसने सारी वो भी लिख ली और फटाफट वो पहुंच भी गए और उसको फवाद चौधरी को उठा के ले भी गए। माशाल्लाह, अगर इतनी इफिशिएंसी हो हमारे इदारों में तो फिर क्या कहना। आपके ख्याल में फवाद चौधरी को ये बयान देना चाहिए, उनको इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों को कीमत चुकाने की बात करनी चाहिए थी, और वो कहते हैं कि मैं तर्जुमान हूं, पार्टी पॉलिसी की बात करता हूं। तो क्या PTI की पॉलिसी आईनी इदारों को धमकाना है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों बात की फवाद चौधरी ने? ये देखिए, मैं ये कह रही हूं कि हो सकता है कि अल्फाज के चुनाव में कोई इधर उधर होना चाहिए, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं, लेकिन आप उस पे बगावत का
बगावत का कर दें और उसके बाद उसको फिजिकल रिमांड में रखें। किस बात पे फिजिकल रिमांड में तो आपको तब रखते हैं जब आपने कोई चोरी की और आपसे कोई चीज बरामद करनी हो। आप ये सोचें, मैं बार बार यही कहती हूं कि ये तो वो जमात है जिसने यहां आके ये बिलाल कमियाना साहब को वापस ले आए। आपको याद होगा ये कौन है? ये वही है जो 25 मई को मेरे ऊपर, डॉक्टर यास्मीन के ऊपर इन्होंने 7 मुकदमे किए थे। मेरे पे 4 दहशतगर्दी के मुकदमे, मेरे पे 1 कत्ल का। तो आप सोचें कि अगर ये इनका हाल है तो यही हाल होगा। लेकिन जब ऐसे बयान दिए जाएंगे तो कार्रवाई तो हो। देखें अंजलि, नून लीग के लोगों के खिलाफ भी तो हुई थी ना। निहाल हाशमी साहब 1 माह उनको कैद हुई और वो नाअहल हो गए। तलाल चौधरी नाअहल हो गए। राना सनाउल्लाह पे दहशतगर्दी का मुकदमा बना। सुन लें। पहली बात तो ये कि वो आपने चीफ जस्टिस साहब को कहा और चीफ जस्टिस साहब को बयान जरा निहाल का बयान सामने रख के सुन लें, दोबारा चलाएं दोनों। तो कहते हैं जेआईटी मुझे कह रहा था, कोई कंपैरिजन ही नहीं कह रहा था। जरा आप सुन लें, वो जो उन्होंने कत्ल की धमकी दी थी वो भी सुन लें आप। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूरा था, आपको याद है कि ये पूरा एक वो जब इनको निकाला गया तो इसके ऊपर वो मुझे क्यों निकाला कि एक पूरी सीरीज थी। एक नहीं। उसके बाद मरियम ने कितने बयान दिए, उसको कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद अयाज सादिक ने कहा कि इनकी काम पे टांग गई थी जब इंडिया आया और फ्लोर ये बयान जस्टिफाई हो जाता है। आप लोग गलत को गलत और सही नहीं कहते। नहीं, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं कह रही हूँ आप दोनों सारे बयानात साथ लगा ले और मुझे बताए, कोई कंपैरिजन नहीं है। और उसके ऊपर बगावत के मुकदमे लगा देना, उसके ऊपर व्हाइट कपड़े डाले ऐसे जैसे कोई गुलाब चढ़ा के आपको किसी दहशतगर्द को लेके जाते हैं, उसको फिजिकल रिमांड देना, उसकी हथकड़ियां ऐसे पहना देना जैसे अभी वो चोरी करके, करप्शन करके, जैसे इन्होंने अपने बाहर फ्लैट बनाए हुए मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके जा रहा है। ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है जिसको कहते हैं। आप क्या उम्मीद है? ही नहीं कर सकते। रिमांड पे उनको भेज दिया, क्या लगता है कि उनकी जमानत हो जाएगी कल परसों में या इसमें टाइम लग सकता है? देखिए, जमानत तो फौरन हो जानी चाहिए थी। मैंने बताया ना कि अगर मुझ पे 7-8A का दहशतगर्दी का, वो पता है आपको, वो जो शायद उसामा बिन लादेन पे मुकदमा, अगर मुझ पे वो मुकदमा कर सकते हैं और गाड़ियां आपने वो सारी देखी होगी जहां स्मैश करके घसीट रहे हैं और सारा कुछ, और खुद दहशतगर्दी गुंडागर्दी कर रहे हैं और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक जमात है जिसने मॉडल टाउन में 100 बंदों को दिन दहाड़े लाइव टीवी पे मारा था, जिसमें से 2 औरतों के मुंह पे गिरफ्तारियां हो सकती हैं, गोली मारी थी। कर रहे हैं आप सीनियर लोगों की, खान साहब समेत? बिल्कुल ये सिर्फ और मतलब लाइव कत्ल करने की कोशिश की हुई है इन्होंने। तो आप इनको क्या समझते हैं? इन्होंने मॉडल टाउन में लाइव कत्ल करने की कोशिश की, इन्होंने वजीराबाद में लाइव कत्ल करने की कोशिश की। अच्छा, एक चीज और नाज, एक सेकंड दीजिएगा। एक खदशे का इजहार अंजलीब खान साहब ने अभी किया जब वो अपने खिताब में उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें मारने के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं। ये जो बात आज खान साहब ने की है, जो संगीन इल्जाम लगाया है, इसका कोई सबूत है अंजलीब आप लोगों के पास? देखिए, बड़ा जबरदस्त आपने ये सवाल किया, क्योंकि हुआ क्या, आप सबने दिखाया, गोलियां छलनी हुई, हम सारे वहां थे, एक एक चीज आपने दिखाई। आज तक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की FIR रजिस्टर नहीं हुई, क्योंकि उसमें इन सबके नाम वो देना चाहते थे। इसमें जरदारी साहब का क्या कसूर है? करवाना चाहते थे। आपकी थी, अपना CM था, करवा लेते। जी देखिए, बड़ा जबरदस्त आपने ये सवाल किया, क्योंकि हुआ क्या, आप सबने दिखाया, गोलियां छलनी हुई, हम सारे वहां थे, एक एक चीज आपने दिखाई। आज तक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की FIR रजिस्टर नहीं हुई, क्योंकि उसमें इन सबके नाम वो देना चाहते थे। इसमें जरदारी साहब का क्या कसूर है? करवाना चाहते आपकी थी, अपना CM था, करवा लेते। जी नहीं तो आपकी अपनी हुकूमत होती है, जहां मर्जी से आके आपको मार जाए। इसमें जरदारी साहब कसूर है, जिसको कहते हैं, जो खान साहब ने आज उन पे इल्जाम लगाया। क्योंकि जरदारी साहब व्यापारी हैं, आपको नहीं पता वो क्या करते हैं? वो पैसों से लेके लोगों को खरीदते हैं, उठवाते हैं, मरवाते हैं। आपको बताएं नाजिम जोखियों को क्या हुआ? आप बताएं आपकी मैं अब जरा ये नाज से पूछती हूँ, वो इसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा इस पे सख्त रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा साबित करें या फिर माफी मांगे आप लोग। ठीक, नाज, जरदारी साहब पे पहले जो उनके मुखालफिन थे वो करप्शन के इल्जाम लगाते थे, फिर आपको याद है कि नून लीग ने उन पे मिस्टर 10% का फिक्रा ईजाद किया उनके हवाले से, लेकिन खान साहब ने तो कत्ल का इल्जाम लगा दिया। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ इस किस्म के झूठे बयानात की, जो हर हफ्ते नया एक बयान दाग दिया जाता है। मैं समझती हूँ कि जितनी अपनी साख को खुद नुकसान और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली पीटीआई जमात बन चुकी है, इनको होश के नाखून लेना चाहिए। इस तरह के झूठे इल्जाम लगा देने से ये अपनी सियासत चमका नहीं सकते। इनके वो कहते हैं ना कि मुहावरा है ना कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार ली। पंजाब में तो खुद इनके चीफ मिनिस्टर, जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे परवेज इलाही, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जो गिरफ्तारी एक महीना पहले अगर हो जाती फवाद चौधरी की, तो शायद इनकी पंजाब हुकूमत बच जाती। तो ये तो इनके हालात हैं। पहले इन्होंने कहा जी अमरीकी साजिश, फिर यही इमरान खान साहब है, एक अरसे बाद फौरन उन्होंने इल्जाम लगा दिया जी एस्टेब्लिशमेंट। फिर कहते नहीं जी दुश्मन मेरा पीडीएम। फिर इनको याद आता है, एक दिन सुबह उठते हैं ख्वाब देखते हैं, फिर कहते हैं नहीं दुश्मन जो है वो बाजवा साहब को बना दिया इन्होंने अपना, कि उन्होंने इनकी हुकूमत गिराई। फिर उसके बाद इनको याद आता है महीने बाद, ओ नहीं जी वो तो गलत हो गया, मोहसिन नकवी ने हुकूमत गिराई। और अब इनका इल्जाम जो है ये आसिफ अली जरदारी साहब पे जो झूठा इल्जाम लगाए, इसको फिलफौर पीटीआई वापस ले। और अगर पीटीआई इस झूठे इल्जाम को वापस नहीं लेती, वी विल टेक देम टू द कोर्ट्स। ये इस किस्म के झूठे बयानबाजी लगा के किसी की साख को मजरूह करने की इजाजत हम नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, हम ना तशद्दुद पे यकीन करते हैं। हम वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी जानों की कुर्बानियां दी पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे शहीद मोहम्मद बेनजीर भुट्टो हो, चाहे नुसरत भुट्टो साहिबा की कुर्बानियां हो। पीपल्स पार्टी पे इतना झूठा इल्जाम लगाने वालों को 100 दफा सोचना चाहिए। एक और इल्जाम लगाया गया तरफ से, वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी जो निगरान वजीर आला पंजाब है इस वक्त में, खान साहब कह रहे हैं कि वो भी जरदारी साहब के ने उनको अपना बच्चा कहा, वो उन्हीं के आदमी हैं, और वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ जो साजिश हुई थी ना वो उसका भी हिस्सा थे। तो आप समझते हैं पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो मुतनाज़ा नहीं होंगे? जरदारी साहब ने तो परवेज इलाही को ये भी कहा ना कि आपके तो वो रिश्तेदार हैं। किसी को ये कह देना कि जी ये तो हमारे बच्चे हैं या बच्चों बराबर हैं, तो ये कोई गाली तो नहीं है। लेकिन झूठ बोलना गलत है, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 3.5 सालों में इंतकामी कार्रवाइयां करके, क्या कसूर था खुर्शीद शाह साहब का, 2 साल उनको जेलों में डाला गया। क्या कसूर था फरियाल तालपुर साहिबा का, जिनको बेदर्दी से ईद की रात को उठा के धक्के देकर बख्तरबंद में बिठाया गया और पूरे बख्तरबंद में उनको चक्कर कटवाए गए शहर के। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो इस कौम की बेटी नहीं है, इस कौम की बहन नहीं है? क्या उनकी फैमिली से को तकलीफ नहीं पहुंची इस बात से? क्या पीपल्स पार्टी को तकलीफ नहीं पहुंची कि हमारी पार्टी की खातून लीडर को उठा के बख्तरबंद में धकेल गए? आज फवाद चौधरी गलत बयान अगर देता है तो उसको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। इसमें ये तो नहीं हो सकता कि आपके लिए जो है वो कानून कुछ और हो, और जब आप मतलब आपके ख्याल में गिरफ्तारी बनती थी? पूरी ऑपोजिशन, देखिए गलत बात, क्या उनका हक था कि इलेक्शन कमीशन को, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं साथ में किसी के खानदान तक जाना, देखिए ये फैशिज्म है, ये इंतशार की हेट पॉलिटिक्स है, ये वो पोलराइजेशन है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, ये वो नफरत की सियासत है जिसके बीज ये बो रहे हैं लेकिन काटेगी आने वाली नस्ल। हम नहीं चाहते पाकिस्तान में नफरत की सियासत और हेट पॉलिटिक्स हो। ये कौन, किस तरह से, आपको अगर किसी से इख्तिलाफ है आप अदालतों में जाएं, आपको इख्तिलाफ है आप अपने अल्फाज के चुनाव को एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हुए इख्तिलाफ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में। लेकिन आपको किसने इख्तियार दिया कि आप इलेक्शन कमिश्नर को तो जो चाहे गालियां दिए जा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद आप एक तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आप जो है उनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, फिर साथ में आप उनके खानदानों तक आप बात कर रहे हैं। ये इख्तियार किसने? खानदानों तक नहीं जाना चाहिए किसी को भी। और इलेक्शन वाले से भी जो बात की वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि नामुनासिब है। अली गौहर बलोच साहब एक और चीज पे जरा कमेंट करें कि पीटीआई को खदशा है कि पंजाब और केपी के असेंबली के इलेक्शंस आप लोग मुलतवी या डिले कराना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि पर्सनली के इलेक्शंस डिले होने चाहिए या मार्च में जैसी निगरान हुकूमतों की मुद्दत खत्म होती है तो फौरन इलेक्शंस हो जाने चाहिए? देखें इसमें तो कोई शक्को शुबे वाली बात नहीं है। एक तवारी जो है वो अली गौहर बलोच साहब से सवाल किया था, मैं आपके लिए सवाल है कि आपकी तरफ अली गौहर बलोच साहब ने सवाल था ना, से काम कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, जो पाकिस्तान की है उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। जी इस वक्त जो सैलाब ज़दगान है, पूछे पीटीआई से कोई रहनुमा, मैं पीटीआई से भी आपसे भी राय लेती हूं। मैंने गौहर बलोच साहब
ٹھیک، ذرا جی علی گور بلوچ صاحب. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ آگے، ہم نے تو ان کو اس وقت ہماری لیڈرشپ نے کہہ دیا تھا جب یہ ملک میں سیاسی انتشار پھیلا رہے تھے. کبھی یہ قومی اسمبلی سے جب ان کی نام نہاد سلیکٹڈ حکومت جو کہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ووٹ چرا کر مارد وجود میں آئی تھی، جب اس کو وہاں سے فارغ کیا گیا، جب ان کے خلاف عدم اعتماد آیا، ایک آئینی طریقے سے ہٹایا، تو خان صاحب اسمبلیوں سے باہر آ گئے. پھر انہوں نے آ کر ملک میں ایک سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کی. پھر اس وقت انہوں نے اسمبلیاں توڑ کی. ہاں، ہم کسی بھی اسمبلیاں توڑنے والے نظام کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی بقا کے لیے غلط ہے. لیکن ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اسمبلیوں کا جو تھوڑا سا ٹینیور رہتا ہے صبر کریں. اگر آپ کو بھتہ آنا بند ہو گیا ہے جو کہ آپ وصول کرتے ہیں تو کچھ دن صبر کر لیں. 2 صوبوں سے تو آپ کھا ہی رہے ہیں، مرکز سے ہی آپ کو آنا بند ہوا ہے، لیکن وہ اس چیز سے باز نہ آئے. لیکن گورنر نے ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں دی سر؟ الیکشن کمیشن نے تو ان کو خطوط لکھ دی ہیں دونوں گورنرز کو کہ آپ ڈیٹ دے دیں، اور انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ 9 سے 13 اپریل تک آپ دے دیں. تاریخ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں اور ہماری پارٹی بالکل تیار ہے. مریم نواز صاحبہ پر تنقید کی جاتی تھی، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے باہر گئیں، وہ بھی کل واپس تشریف لا رہی ہیں. اچھا، استقبال کی تیاریاں ان کی کیسی ہیں صاحب؟ کل کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ لاکھوں یا کروڑوں لوگ ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں آپ کو لاکھوں اور کروڑوں بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے. اس کے فوراً بعد مریم نواز صاحبہ نے بغیر کسی انتظار کے اپنے جلسوں کا ایک شیڈول تیار کر لیا ہے اور وہ پہلا جلسہ بہاولپور کرنے جا رہی ہیں. کل وہ تشریف لا رہی ہیں لاہور میں. وہ کیمپین چلائیں گی، لیکن ان کے استقبال کا ہے علی گوہر بلوچ صاحب، وہ جلا وطن تو نہیں رہی نا، وہ تو اپنے والد صاحب سے ملنے گئی تھی اور علاج کے لیے گئی تھی. دیکھیں وہ مریم صاحبہ ظاہر ہے وہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، لیڈر ہیں وہ مسلم لیگ نون کی، تو ظاہر ہے پارٹی کے لوگ وہ چاہتے ہیں اور پنجاب کے لوگ بالخصوص جو ہے اس ملک کے عوام کو استقبال کا بھی موقع دیں گے آپ لوگ کبھی؟ عوامی رابطہ مہم چلانے کے سلسلہ میں ہم پورے پاکستان میں جلسے کریں گے اور بالخصوص پنجاب میں ہوں گے، اور اس کے بعد عنقریب میاں نواز شریف صاحب بھی ملک میں واپس تشریف لے کر آ رہے ہیں. اچھا ذرا دلیپ آپ اسے میں بتائیں، میں ذرا میں اسی کے اوپر رائے لے لوں. دلیپ کی بھی پنجاب کا جو الیکشن ہے اس کو لیڈ میاں نواز شریف صاحب کریں گے اور مریم صاحبہ آ کر اس کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اندلیپ ذرا اس پہ اپنا پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے نا، آپ لوگ یہ بات کریں، آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ چونکہ الیکشن کمیشن نے تو آپ دیکھیں دونوں صوبوں کے جو گورنرز ہیں ان کو خط لکھ دیا ہے، پھر بھی آپ ان کو جانبدار کہتے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کو جانبدار کہتے نہیں ہیں، وہ ہے. آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ اب مطلب اس نے آپ کے کہتی انتخابات وقت پہ کرا دیے، آپ دیکھیں دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط لکھ دیا کہ الیکشن کی تاریخ دے دو، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ جانبدار ہیں. میں آپ یہ سوچے کہ پہلے تو میں ان پہ آتی ہوں. یہ مریم نواز جو آ رہی ہیں یہ کیمپین کرنے، مریم نواز ہمارے ساتھ 2 کیمپین کر چکی ہے، اس سے پہلے 2 کیمپین کر چکی ہے. آزاد کشمیر کا کیمپین، جی بی کا کیمپین. مریم آ رہی ہے جی، مریم کو پھینٹی پڑی نکل گئی. وہ 20 سیٹوں کا جو الیکشن ہوا ادھر کہ جس میں مجھے ہر پروگرام میں آ کے کہا جا رہا تھا آپ کی 6 سیٹیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں. چڑیا گھر نے آپ کی 6 سیٹیں لکھ دی، 15 سیٹیں جیتی. مریم کی بےزتی ہو کے بست ہو کے نکل گئی، مطلب لوگ ہی نہیں آ رہے تھے اس کے پاس. نہیں، اور اب شادبال ہو گیا تو مقبولیت کا ثبوت نہیں ہے. تو یہ آئیں، ضرور آئیں اور اپنی ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، 13 پارٹیاں مل کے، وہی کو بیزتی ہوگی جو ان کو ہمیشہ ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، الیکشن کمیشن جیتے آپ جیتے تھے اگر وہ جانبدار ہیں دلیپ، کیسے ہار گئی مریم نواز پھر؟ جی آپ کیسے الیکشن جیت گئے تھے؟ جو آپ 17 جولائی کی اور آپ اکتوبر کی بات کر رہی ہیں، گلگت بلتستان کی بات کر رہی ہیں، آزاد کشمیر کی بات کر رہی ہیں، الیکشن کمیشن جانبدار ہے تو آپ لوگ کیسے جیت گئے تھے؟ اس کا مطلب صاف شفاف انتخابات کروائے نا انہوں نے. نون لیگ اسی لیے ہار گئی. میں تو آپ کو خود کہہ رہی ہوں میں کہ سارا الیکشن کمیشن ملا، ساری اسٹیبلشمنٹ ملی، سارے 13 پارٹیاں ملی، ساری مشینری بیوروکریسی ملی، پھر بھی ہار گئے کیونکہ عوام کھڑی ہے. اور ایک ہی پارٹی ہے، باقی یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اتنا ان کو سب کو میں آپ نہیں، یہ ایک بات کوئی نہیں سمجھ رہا ان میں سے. عوام ان سے آگے نکل گئی، میرے سے بھی، آپ سے بھی آگے نکل گئی. اس پروگرام کو آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں کیا کہہ رہی ہوں، اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہوگا
सबके उन्होंने विद एविडेंस हर चीज वायरल कर दी होगी। इसलिए ये बात सोचनी कि अवाम जो है वो अब इन हथकंडों में आ जाएगी, नहीं। इस वक्त अगर अवाम रुकी हुई है तो हमने रोका हुआ है। अच्छा। वरना जो हालात है, मैं आपको बता रही हूं, ये मुआशी कत्ल जो करने जा रहे हैं, 70 लाख बंदा एप्टमा ने अनाउंस किया कि बेरोजगार हो रहा है। और ये देखें आप 35% इन्फ्लेशन और हो रही है। इसके बाद मैं और आप इनको रोक नहीं सकेंगे। इसके बाद अवाम इनके गले पड़ेगी। मरियम को ले आए और शायद नवाज शरीफ बेचारे ठीक चले नाज इसी के ऊपर कमेंट कर देने से मैं नाज का इसके ऊपर ले लूं, क्योंकि महंगाई के ऊपर बार बार बात हुई। नाज, आप समझती हैं कि अब जो महंगाई का तूफान आएगा, आम आदमी उसमें जिंदा बच सकेगा और इलेक्शन में वोट डालने भी निकलेगा आप लोगों को? देखिए, मैं समझती हूँ जितना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल के अंदर मुआशी तौर पे और हर हवाले से पाकिस्तान को दिया, कोई तारीख में जमहूरी ऐसी या कोई सियासी जमात ऐसी नहीं आई जिसने इतना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया हो। आप मुझे बताइए, जो करप्शन मंत्रा करते करते चोरी डाकू और पता नहीं क्या क्या बातें करते हुए पूरी दुनिया में इन्होंने इश्तहार बना दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक करप्ट मुल्क है, तो फिर उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से हाथ उसने खड़े कर दिए। तो ये मुल्क दोस्ती है या मुल्क दुश्मनी है? आज आप देख रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दुनिया भर में जाके पाकिस्तान को जिस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करके जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो एक बेहतर इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो फिर ये आपको नजर आता है कि बावजूद आपकी हुकूमत ने आए में नाज घुटने टेक दिए हैं। आप ये बताइए कि अवाम कितनी मजीद महंगाई की उम्मीद रखे और कितने फीसद गरीब जिंदा बच पाएंगे आपके ख्याल में? करने को तैयार नहीं था। जिनको ये गालियां देते हैं, आज जो एस्टेब्लिशमेंट को ये गालियां देते थक नहीं रहे, इनसे पूछें कि जब इनकी हुकूमत थी तो कतर से एलएनजी का मुआहदा करने आपने किनको भेजा था? कौन गए थे कतर में मुआहदा करने के लिए? आपने क्या कहा था हाथ जोड़ के? क्या आपसे तो मुआहदे भी नहीं होते? फिर बाद में आपने कहा हुकूमत में तो मैं डमी बैठा हुआ था, हुकूमत तो मैं चला ही नहीं रहा था। तो जब आप ऐसे हल क्या है? अवाम को रिलीफ दे सकेंगे? आपके इस आर्गुमेंट में जान नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं था कि तबाही मचा दी उन्होंने। 75 सालों के कर्जे एक तरफ, 3.5 साल में जो पीटीआई ने कर्जे लिए वो एक तरफ, जो कहते थे हम IMF पे नहीं जाएंगे, कचकोल को तोड़ेंगे, उन्होंने कचकोल को भी पड़ा कर दिया और IMF के घुटनों पे भी पड़ गए। और उसके बाद इनकी पॉलिसीज के हालात ये रहे कि बड़ा पहले असद उमर साहब को इन्होंने चैंपियन ऑफ इकोनॉमी करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। पिट पिटा के फिर इनको हफीज शेख नजर आए, हफीज शेख के पास शौकत तरीन नजर आए, जिन्होंने बाकायदा नाज आपके कमेंट 2-3 दे देंगे आप इस अवाम को? उम्मीद करें अवाम आपसे? बिल्कुल 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 इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे कमिटमेंट है, हमने फिर अवाम के पास ही जाना है वोट लेने के लिए। और आप देख रहे हैं कि इसी वजह से आपने इनको घर भेजा था, महंगाई कम करना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस का सामना है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर अभी आके उन्होंने थोड़ी देर पहले जो है वो अवाम को सारा ब्लेम उन्होंने खान पे डाल दिया की है। नहीं, देखिए बात यह है कि जब करेंसी डिवैल्यूएशन इन्होंने जब की और उसके बाद जब कर्जों का बोझ बढ़ता चला गया, जब इन्होंने इन्वेस्टर को भगा दिया, जब इन्होंने मुल्क में तारीखी कर्जे लिए, तो फिर उसके बाद जब इन्होंने अपना जो है इंटरेस्ट रेट शरह सूद जब बढ़ा दिया, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि कारोबारी अफराद का गला चलें ठीक है, देखिए जिम्मेदारी दूसरे पे ब्लेम गेम के बजाय अब जिम्मेदारी ली जाए वो ज्यादा बेहतर है और आवाम को रिलीफ देने का सोचे। बिल्कुल ठीक है। नाज बलोच, अंदलीब अब्बास और अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पंजाब हुकूमत खत्म होते ही एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत को खत्म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ब्लंडर किया है? नहीं, देखिए हमारा एक नुकाती एजेंडा था और वो था कि नए इंतखाबात का हसूल। तो असेंबलियों का जो तहलील होना है वो उस
हिकमत अमली का एक हिस्सा था, क्योंकि हम ध्यानदारी से समझते हैं कि गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके पास लोगों के मसाइल का हल नहीं है। और आप देख रहे हैं हालात जिस तेजी से बिगड़े हैं और बिगड़ते चले जा रहे हैं। सर, हमारी जो तशवीश थी वो हकीकत का रूप धार रही है। सर, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपकी जाती राय भी वैसे यही है, आप इसके हक में हैं कि 2 सूबों में मजबूत हुकूमत, चलती हुई हुकूमत को गिरा दिया। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं हमने खान साहब की मिन्नतें तरले की, बहुत समझाया, लेकिन खान साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा था कि जी आप हमें काम करने दें, हुकूमतों को चलने दें, नून लीग का हम खुद ही सफाया कर देंगे, लेकिन चंद लोग हैं खान साहब के इर्द गिर्द जिनकी बात वो ज्यादा सुनते हैं। ये कौन लोग हैं? कहते हैं उन्होंने ही मरवा दिया, मजबूर किया उन्होंने। देखिए, हुकूमत में रहने के एडवांटेजेस भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो ये वफाकी हुकूमत करने चली है उसका जो फॉल आउट आएगा और अवाम पे आप देखेंगे अनकरीब आएगा। कम से कम तहरीक इंसाफ हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। इस किस्म की कंडीशनैलिटीज को ये भी तस्लीम करने वाले हैं जिसका आम शहरी पे बेपनाह बोझ पड़ेगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 हुकूमतें हमारी थी, खैबर पख्तूनख्वा भी की थी और पंजाब की, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो उनके साथ रवैया अपनाया हुआ था वो बहुत जिसे कहते हैं ना कि डिस्टर्बिंग था। मिसाल के तौर पे फ्लड आया जी, न खैबर पख्तूनख्वा की तरफ न पंजाब की तरफ तवज्जो दी गई, कोई फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिली। जो हमारे पैसे ड्यू थे, जो पंजाब के अरबों रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के हाइडल नेट प्रॉफिट के पैसे, वो नहीं मिल रहे थे। तो अगर गवर्नमेंट भी हमारे पास हो, हमें रिलीफ भी ना मिले, हमारा जो जायज राइट है अंडर द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड वो भी ना मिले जी, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हो जिसमें अवाम का कचूमर निकल जाए, तो हम उसके हिस्सेदार क्यों बने? सर, लेकिन वो तो अब इलेक्शन डिले कराने की बात कर रहे हैं शाह साहब, और आप लोग ये खदशे का इजहार कर रहे हैं, मुलतवी कर इसको डिले कर सकते हैं, तो कैसे मामला? आपका तो बेसिक मुतालबा ही इलेक्शन है, तो कैसे होंगे फिर हालात हल? अर्ज ये है कि इलेक्शंस हमने देखना है कि आईन क्या कहता है। आईन से अगर मावरा कुछ करना चाहते हैं तो ये और बात है। हमने तो इसके खिलाफ एक पिटीशन भी दायर कर दी है कि हुकूमत आइन शिकनी करने चली है, वो अपने सियासी मफादात को तरजीह दे रही है, न मुल्क को अहमियत दे रही है और न आइन को वक़्त दे रही है। आइन कहता है जब असेंबलियां तहलील हो जाए, और तहलील कैसे हुई? आईनी तरीके से हुई, कानूनी तरीके से हुई, कोई झटका नहीं किया गया, तो फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। और अब ये मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रहे हैं मुलतवी करने के। सर, वो मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं, और आपको पता है मर्दमशुमारी भी एक माह है, वो हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों से पहले अब इलेक्शंस होना दुरुस्त होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन हो सकते हैं, रिवायत मौजूद है। जो लास्ट गिवन सेंसस है और इसकी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन हो सकता है। ये तो बहाने तलाश कर रहे हैं ना कि मर्दमशुमारी होगी, नई डिलिमिटेशन अभी तो मुकम्मल की है हमने, ठीक, अभी जो डिलिमिटेशन की है और जो लेटेस्ट जो नोटिफाइड मर्दमशुमारी है उसकी बुनियाद पर इलेक्शन हो सकते हैं। सर, वो डिजिटल मर्दमशुमारी की बात करें, और आपने रिवायत की बात की, तो आपको याद होगा कि बीबी की शहादत के वक्त में भी तो इलेक्शंस मुलतवी हुए थे, तो ये भी रिवायत तो है ना? नहीं, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन आ गई थी मुल्क में उस वक्त। आपने देखा पूरा सिंध सरापा एहतजाज था, वह आगे लग रही थी, कुछ हो रहा था, और वो कितने दिन, चंद दिनों के लिए डिले हुआ था ना, चंद दिनों के लिए डिले हुआ था। ये तो तारीख ही नहीं दे रहे, ये तो इनकी तो कोशिश है कि ये किसी न किसी बहाना बना के इसको महीनों या साल भर। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। वो हालात इस वक्त जो हैं वो एक आम हालात नहीं है ना, वो मौशी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। इस वक्त गरीब का जीना मुश्किल हुआ है, तो आप नहीं समझते कि इसको लेकर या तो इसी असेंबली की मुद्दत में 1 साल का इजाफा हो सकता है, या फिर जो इलेक्शंस करवाने हैं उनको मजीद डिले या मुलतवी किया जा सकता है? आपका ख्याल है कि गरीब की जिंदगी में इनके होते हुए आसानी पैदा हो जाएगी? सर, ये हुकूमत का आर्ग्यूमेंट है।
देखिए, हुकूमत का आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन ये आर्गूमेंट वजनी नहीं है। लोग इस आर्गूमेंट को वजन नहीं दे रहे। लोग समझते हैं जब से ये आए हैं इन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। आप तेल की कीमत देखें, आप खाने पीने की चीजें देखें, आप गैस को देखें, आप गवर्नेंस को देख लें, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें, तो लोग तंग हैं। और इनके पास जब तो होता ना कोई रिलीफ होता, 8 महीने की इनकी कारकर्दगी होती, उस कारकर्दगी से कोई उम्मीद की किरण लोगों को दिखाई देती, लोग इन पे तमाम तो शाह साहब, आप आवाम को कैसे गारंटी देंगे कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप इस आवाम को इतनी जल्दी कैसे रिलीफ दे सकेंगे? ये जो इस वक्त मौशी हालात हैं इनको आप कैसे बेहतर कर सकेंगे? ऐसा क्या जादू हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों के पास एक फ्रेश मैंडेट मांगेंगे और हम चाहेंगे कि हमें एक इतना मजबूत मैंडेट मिले कि हम जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग दरकार है वो हम कर पाए। इस वक्त क्या है, इस वक्त तो चूचू का मुरब्बा है, मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं जिनकी लीडरशिप एक नहीं है, जिनका नजरिया एक नहीं है, जिनकी सियासी फिलॉसफी एक नहीं है, सिर्फ अपने मफादात के तहत अपने केसेस को किनारे लगाने के लिए, तहरीक इंसाफ को कोने में लगाने के लिए इमरान खान के खौफ से यकजा हुए, अदरवाइज उनमें कोई कॉमनैलिटी नहीं है। ठीक। अच्छा सर, अगर मैं फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी हुई उसके हवाले से भी आपसे पूछूं तो ये सिर्फ इस हुकूमत का ही फैसला है? चूंकि इससे पहले शहबाज गिल और स्वाति साहब की गिरफ्तारी हुई थी तो आपने हुकूमत से ज़्यादा जो दीगर ताकतवर इदारे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, और आप समझते हैं कि फवाद चौधरी का ये स्लिप ऑफ टंग था जज्बात में, या फिर वाकई पीटीआई इस तरह के इरादे भी रखती है? पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने हमेशा कानून के दायरे के अंदर रह के अपनी बात की है। हमने हमेशा आइन का और कानून का एहतराम किया है, ठीक है। हमारा रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। हमारे दौर में 3.5 पौने 4 साल के दौर में कोई हमने पॉलिटिकल कैदी नहीं बनाया, हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ हम नहीं गए। इन केसेस का हवाला देते हैं ना कि फला केस पे बंद कर दिया, फला केस पे बंद कर दिया, वो नैब के केसेस थे, हमारे बनाए हुए नहीं थे, पहले के केसेस थे। पीपल्स पार्टी ने बनाए हुए थे नून ने बनाए हुए थे पीपल्स पार्टी में, वो खमियाजा एक दूसरे के बनाए हुए केसेस का भुगत रहे थे, हम पर वो उंगली नहीं उठा सकते। और आपको खान साहब के मुताबिक बाजवा साहब चला रहे थे, वो उनके कहने के ऊपर चल रहा था, और खान साहब बेबस वजीर आजम थे उस वक्त में। खान साहब ये कहते थे और दुरुस्त कहते थे कि नैब का इदारा उनके नीचे नहीं था। वो चाहते थे कि एहतसाब का अमल आगे बढ़े, क्योंकि करप्शन फ्री पाकिस्तान या करप्शन का मुकाबला करना और इस लूट मार से छुटकारा हासिल करना पीटीआई के कोर प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल पावर है। अच्छा सर, ये इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की गई तो ये सारा मामला शुरू हुआ ना, फवाद चौधरी वाला भी, और आप लोग शुरू से इल्जामात लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, नून लीग का नुमाइंदा है। शाह साहब, आपका बुनियादी एतराज क्या है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, या एक आध रुकन के ऊपर है, या पूरे इलेक्शन कमीशन के ऊपर है? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस जो हमारे सामने आई है ना, हम उससे मुतमईन नहीं है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो आइन के मुताबिक फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन करवाना है जी। आप हालिया इलेक्शन को देख लें, जो भी कराची के इलेक्शन हुए, किसी ने तस्लीम की है MQM गवर्नमेंट की हलीफ जमात है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, चले हमें एक तरफ रख दीजिए। JUI फजलुर रहमान वो तो हुकूमत की हिस्सेदार है ना, उनकी जो वहाँ का सिंध का चैप्टर है उन्होंने कराची के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है, जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया है जी सर। ये एक इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पर एक लेटेस्ट रिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं सर। लेकिन 8 माह में जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, आपको याद होगा 16 जुलाई के जो पंजाब इंतखाबात हुए, फिर 16 अक्टूबर के कौमी असम्बली के 8 नशस्तों पे इंतखाबात हुए, अभी आपने खुद जिक्र किया बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने करा दिए, और अब उन्होंने दोनों सूबों के गवर्नर्स को लिख दिया है कि इलेक्शन की डेट में उनकी जानिबदार होने पर अभी भी शक है आपको? ये गैर जानिबदाराना उनका किरदार नहीं है कि वो आपकी बात तो मान रहे हैं ना, इलेक्शंस के लिए कह तो रहे हैं, तारीख मांग रहे हैं वो? हरगिज नहीं। उनके जितने फैसले आए हैं वो पीटीआई के खिलाफ आए हैं। हम उन फैसलों के खिलाफ अदालतों में गए हैं और अदालतों ने हमें रिलीफ दिया है। कम से कम
8 केसेस हम कोट कर सकते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वाज़े हमारी पोजीशन होते हुए कानून का सहारा लिए बगैर उन्होंने कानून जो हमारी तरफ झुकाव कर रहा था उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए। हम अदालतों में गए, अदालतों ने उनके फैसलों को ओवरटर्न किया। इलेक्शन कमीशन काश अपनी साख बेहतर कर ले, और अगर नहीं करेगा तो अगर इलेक्शन करवाएगा और मुतनाज़ा इलेक्शन करवाएगा उससे ये सारी एक्सरसाइज जो है ना वो फ्यूटाइल हो जाएगी। ठीक, आप समझते हैं कि कौमी असेंबली से जो आप लोगों ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं ये गलती थी या दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, हम समझते हैं कि हम इस गवर्नमेंट को, जो कि हम समझते हैं एक मदाखलत की पैदावार है, हम उसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते थे। हम समझते थे कि हम इसका हिस्सा न बने। हमारे ख्याल में हमें इलेक्शंस कौमी असेंबली से मुस्तफी होने से हम नए इलेक्शंस की तरफ हमने कदम उठाया। फिर हमें कहा गया कि अगर हम संजीदा हैं तो वफाकी हुकूमत ने कहा तो फिर आपकी दो हैं, तो आप वहाँ इलेक्शन असेंबलियां तहलील करते हैं तो हम कौमी असेंबली तहलील कर देंगे तो इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ना वो कानून को फॉलो कर रहे हैं, ना आइन को फॉलो कर रहे हैं। अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जो कर सकते हैं वो कर गुजर रहे हैं। शाह साहब, जब आप समझते हैं कि आपका फैसला सही है असेंबलियों से बाहर आने का, तो फिर आखिर में वापस क्यों जाना चाह रहे थे? 2014 में भी इस्तीफा दिया, फिर वापस गए तो 2014 से सबक नहीं सीखा, और फिर कौमी असेंबली के स्पीकर को जानिबदार क्यों कह रहे हैं? सर, उन्होंने तो वही किया जो आपकी डिमांड थी, कबूल कर लिए उन्होंने इस्तीफे। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये, हम वापस क्यों जा रहे थे? हम असेंबली की मामूल की कार्रवाई का हिस्सा बनने नहीं जा रहे थे। हम ना वहाँ तनख्वाह लेने जा रहे थे, ना मराद देने जा रहे थे। हम सिर्फ एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कि सरकार का परवरदा है, जो कि एक ऑपोजिशन का रोल अदा ही नहीं कर रहा, हुकूमत की जेब में है, उससे छुटकारा हासिल करने ये मौका आपने दिया शाह साहब उनको। अगर आप लोग असेंबलियों से ना आते तो क्या वो बन सकते थे ऑपोजिशन लीडर? और अब वो बाउंड नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब या फिर राजा रियाज खान साहब से इन फैसलों के बारे में कुछ पूछें? मौका तो आपने दिया। देखिए, अर्ज ये है, आज भी असेंबली की ऑपोजिशन के जो अक्सरियत मेंबर्स थे ना, वो उनके हक में नहीं थे, और तभी हम असेंबली जा रहे थे, तभी तो हमारे इस्तीफे यकदम नोटिफाई हो गए। जो हमारी जो डी नोटिफिकेशन हुई है वो क्यों हुई है? इसलिए हुई है ना कि उनको खदशा पड़ गया कि अगर ये आ जाते हैं और स्पीकर को लिख भेजते हैं कि हमारी इतनी तादाद है और अददी तादाद हमारी ज्यादा है, तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह नहीं जाएगा। तो वो एक ऐसे दिखावे का लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहते थे ताकि जो निगरान सेटअप बने वो उस किस्म का बने जैसे पंजाब में बनाया है, जो कि जिसमें के वो पहले से एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत उनके एजेंडे को फुलफिल करने के लिए वो किरदार अदा करें। तो सर, वो तो अब इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार था ना, जिसको उन्होंने एक्सरसाइज किया है। आप उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है, लेकिन आईनी इख्तियार को इलेक्शन कमीशन का जो है उस पर क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट? अब तो वही रहेंगे निगरान वजीर आला। देखिए, आईनी इख्तियार उनका क्या है, उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है? उनकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन करवाना। एक मुल्क की बहुत बड़ी जमात कह रही है कि हमें इस शख्सियत पर एतमाद नहीं है, इनके होते हुए हमें गैर जानिबदाराना माहौल नहीं मिलेगा। और हमने नाम तजवीज़ किए और बड़े माकूल नाम तजवीज़ किए जो हमारी नज़र में PMLN के साथ उनके साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप थी, और उनको कबूल कर लिया जाता तो कम से कम एक माहौल बेहतर हो जाता। अब आप देखें, जब से निगरान हुकूमत पंजाब की आई है और जिस किस्म की आपने फवाद चौधरी के मुकदमे की बात की है और इक़दाम जो लगा रहे हैं, जिस किस्म की तैनातियां कर रही हैं, क्या ये निगरान हुकूमत के रोल जो एक डिफाइंड रोल है, एक लिमिटेड रोल है आइन के तहत, उसके अंदर बैठता है? नहीं बैठता, वो तजावुज कर रहे हैं। अब आप समझेंगे कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो सकता है फिर, और जो रिजल्ट्स आएंगे सूरत हाल में उसको PTI कबूल करेगी पंजाब के? अर्ज ये है, अगर आप इलेक्शन उस किस्म के कराएंगे जैसे कि आपने कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराए हैं, तो हम कैसे कबूल करेंगे? कौम कबूल नहीं करेगी, आवाम कबूल नहीं करेगी। एक दो और बातें, आप समझते हैं कि हुकूमत चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है? बिल्कुल, उनकी मैं उनसे बईद नहीं है, वो इतने खाइफ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा फिर अगर ऐसा हुआ तो?
हम मुज़ाहमत करेंगे, हम सियासी अंदाज में, कानूनी अंदाज में उनका मुकाबला करेंगे। सर नाअहली के कितने इम्कानात लग रहे हैं खान साहब की आपको? उनकी तो पूरी कोशिश है, लेकिन हम समझते हैं कि जिन केसेस की बुनियाद पर वो उनको नाअहल करना चाहते हैं उनमें जान नहीं है। ठीक, आज खान साहब ने जब वो बात कर रहे थे, खिताब कर रहे थे कौम से, तो उन्होंने एक और खदशे का इजहार किया। कहते हैं कि जरदारी साहब और 4 लोग मुझे मारना चाहते हैं। और पहले आपको पता है कि खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवा लिया था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, इतने ये बड़े संगीन जो इल्जामात हैं, इसका कोई सबूत भी है आप लोगों के पास सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ा सबूत तो वजीराबाद का हमला है। क्या वजीराबाद जो हमला है वो खुद ब खुद हो गया? आपके ख्याल में जो JIT की रिपोर्ट मुरतब की गई, जिसको इन्होंने पूरे दबाव के तहत रद्द करने की कोशिश करवाई जी, और फिर एक फेडरल गवर्नमेंट की JIT बना दी। भाई जो मुद्दई है, मुद्दई की मंशा के मुताबिक आप उसकी FIR नहीं काटते। जिन लोगों पर वो इल्जाम लगा रहे हैं, राना सना पर और आपकी अपनी हुकूमत थी, आपका अपना CM था। नहीं, मेरी बात सुन लेना। बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, इंटीरियर मिनिस्टर की, जिन पे खदशात जाहिर किए गए हैं, तो उनकी मुरतब करदा JIT बना दी गई है। वो कैसे काबिल कबूल होगी? ठीक, राइट। अच्छा सर, एक और बात, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है उससे आप मुतमईन हैं और वो इस वक्त गैर जानिबदार हैं? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को अपने आप को इस सारे जो इस वक्त PTM का गंद जो घोल रहे हैं उससे अपने आप को लाताल्लुक करना चाहिए। देखिए, हमारी जो फौज है ना, वो एक नेशनल कोहेजन के लिए जरूरत है, और हमें इस फौज से मोहब्बत भी है। इन्होंने मुल्क के दिफा के लिए बड़ा काम भी किया है, कुर्बानियां भी दी हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो मुतनाज़ा हो, हम नहीं चाहेंगे, और ये उनको घसीटना चाहेंगे। ये उनके कंधों पे सवार होकर अपने मकासद पूरा करना चाहेंगे, तो उनको बहुत हसास होना होगा और देखना होगा कि कहीं वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आरिफ अलवी साहब, उनकी मुलाकात हुई है खान साहब से, तो सर क्या लगता है कि खबरें कुछ हैं कि खान साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो मीडिएशन का रोल प्ले करें या मीडिएशन करवाएं, तो क्या ये खबर दुरुस्त है? चूंकि कुछ माह पहले भी आरिफ अलवी साहब ने ये कोशिश तो की थी कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाए। देखिए, आरिफ अलवी साहब का ये ख्याल था कि ये जो इस वक्त जो पोलराइजेशन है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, और उनका ख्याल दुरुस्त है, मैं उनसे एग्री करता हूँ। ये मुल्क के मफाद में नहीं है। इस वक्त जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, इस वक्त जो माशी कैफियत है, उसके लिए जरूरत समर की है कि कोई रास्ता निकाला जाए। हमने जो रास्ता तजवीज किया है वो कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, और जमहूरी कदरों के ऐन मुताबिक है। मतलब खान साहब की ख्वाहिश है, खान साहब तैयार हैं? नहीं, खान साहब चाहते हैं कि मुल्क में आइन के मुताबिक इंतखाबात हो जाएं, और इंतखाबात के माहौल को साजगार बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए अगर कोई हमें मिल बैठकर तबादला ख्याल करना है तो उसके लिए तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके पास अख्तियार है उन्हीं के पास होता है ना सर? क्या ये आप मुदाखलत की दावत तो आप दे रहे हैं ना फिर उनको? मुदाखलत की बात नहीं कर रहे, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मुदाखलत की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मुल्क के हालात पर वो नजर रख रहे हैं ना। मुल्क के हालात उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वो उससे लाताल्लुक रह सकते हैं? ठीक, बहुत कोई पाकिस्तानी उसे लाताल्लुक रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, आप मौजूद थे हमारे साथ। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।